अरे यार मेरा तो सिविल ही खराब है, मुझे लोन कैसे मिलेगा? यूज्ड कार में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है? मैं तो दिल्ली से हूं ही नहीं, मैं तो दिल्ली के बाहर से हूं। तो क्या मेरी गाड़ी भी फाइनेंस हो सकती है दिल्ली में? मेरी सैलरी 20-25 हजार है, क्या मैं भी एक यूज्ड कार अफोर्ड कर सकता हूँ? यार कोविड के टाइम पे मैं क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर पाया, ड्यू हो गया है। क्या मेरे को भी गाड़ी मिल सकती है? मेरे बिजनेस का तो कोई प्रूफ ही नहीं है। क्या बैंक मेरी भी यूज्ड कार फाइनेंस कर देगा? मेरा तो अपना घर है ही नहीं, मैं तो रेंट पे रहता हूँ। क्या बैंक मुझे भी गाड़ी फाइनेंस कर देगा? एक यूज्ड कार फाइनेंस करवाने के लिए मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए? अगर एक हस्बैंड का सिविल स्कोर खराब है तो क्या वो अपनी वाइफ के नाम पे गाड़ी फाइनेंस करवा सकता है? मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, क्या पापा के नाम पे लोन ले सकता हूँ? यार मैं गाड़ी कैश में लूँ या फाइनेंस में? फाइनेंस में बहुत महंगी तो नहीं पड़ेगी? मैंने अपने लोन टाइम पे नहीं चुकाए, इसलिए मैं बन गया डिफॉल्टर। क्या मेरी गाड़ी भी हो सकती है फाइनेंस? दोस्तों अगर आपके मन में भी है ये सारे सवाल, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं। आपके एक एक सवाल का मिलेगा आपको जवाब, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्रांड न्यू एपिसोड में। आप अक्सर मेरी वीडियोस में कमेंट करते हैं कि गौरव भाई, मेरी सैलरी है 15,000, 20,000, 25,000, क्या मेरी गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी? कई बार मेरे कुछ बिजनेसमैन दोस्त पूछते हैं कि गौरव यार हम आईटीआर तो भरते नहीं, फिर बैंक हमें लोन क्यों देगा? या कई बार मेरे कुछ दोस्त हैं जो कहते हैं मैं अपने नाम पे गाड़ी नहीं लेना चाहता, मेरी वाइफ के नाम पे लोन करवा दो। दोस्तों ये छोटे छोटे सवाल ना आपके मन में बहुत आते हैं, इसलिए आज मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आया हूं। हम एक एक करके समझेंगे कि आपकी गाड़ी फाइनेंस कैसे हो सकती है, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे मिल सकता है, और कम से कम डाउन पेमेंट, जीरो डाउन पेमेंट क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, बातें कम काम ज्यादा, यही है गौरव सेठी का वादा। सबसे पहले मुझे बताइए, आप में से कौन कौन पर्सन है जो सैलरी बेस्ड है? हम दो संदर्भों में बात करेंगे। सबसे पहला संदर्भ है सैलरीड पर्सन और दूसरा है बिजनेसमैन। तो सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन से भाई हैं या बहनें हैं जो कार लेना चाहती हैं और वो जॉब करते हैं। जॉब करने वालों के लिए, सैलरीड पर्सन के लिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड। आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। आधार कार्ड के साथ जो दूसरा डॉक्यूमेंट लगेगा वो लगेगा आपका पैन कार्ड। पैन कार्ड मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर। आधार कार्ड पैन कार्ड हो गया। तीसरी चीज आपकी लगेगी इसमें 6 मंथ्स की बैंकिंग स्टेटमेंट। कोई भी बैंक अगर आपको पैसे देने की सोचेगा, तो पैसे देने से पहले वो ये सोचेगा कि क्या आप उसका लोन वापस कर पाओगे। उसके लिए उसको आपकी बैंकिंग स्टेटमेंट देखना बहुत जरूरत है। तो 6 महीने की आपकी बैंकिंग स्टेटमेंट, AQB, एवरेज क्वार्टरली बैलेंस से सब क्लियर कर देगा कि हाँ भाई, इस बंदे की प्रोफाइल में दम है और इसको हम लोन दे सकते हैं। अब यहां तक बात हो गई आपके फाइनेंशियल मैटर की। अब बात होगी आपके रेजिडेंशियल प्रूफ की। तो उसके लिए बैंक आपसे मांगेगा रीसेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब ये जो बिल है, इसका एड्रेस आपके आधार कार्ड वाले एड्रेस से मिलता जुलता होना चाहिए, तभी पता चलेगा कि इसी एड्रेस पे आप रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो है 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप। अगर आपकी बैंकिंग बहुत ही अच्छी है तो 1 मंथ की सैलरी स्लिप से भी काम चल जाएगा। अब देखिए, 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप और इसके आगे हमने लगाया स्टार, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स, वो हमने स्टार लगा के लिख दी है। सैलरी स्लिप ऑप्शनल है। अगर आपकी बैंकिंग जबरदस्त है, आपके पास ऊपर के दोनों आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो सैलरी स्लिप आपकी ऑप्शनल हो जाती है। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपकी सैलरी राइट टाइम पे आती है तो ये चीज बैंक को आपकी बैंकिंग स्टेटमेंट में दिख जाएगा, या फिर जो भी आपको फाइनेंस कर रही है NBFC, वो आपकी स्टेटमेंट में देख लेंगे। अगर सैलरी आपकी राइट टाइम पे आती है और थ्रू NEFT आती है, दोस्तों यहां ध्यान देना है, हम IMPS की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं NEFT की। मतलब कि एक बल्क उसमें आपके अकाउंट में डिपॉजिट आ गया, ठीक है, और सही डेट पे आया। इसके बाद हो गया 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप। इसके बाद ITR। दोस्तों ITR यहाँ पे ऑप्शनल है। ITR कब देनी है? जब इनमें से किसी एक में आपका हाथ थोड़ा टाइट है। मान लीजिए आप सैलरी स्लिप नहीं दे पा रहे, तो उस केस में बैंक कहता है कि आप मुझे ITR दे दीजिए। इसके बाद अगर आप जॉब करते हैं लेकिन आप दिल्ली में नहीं रहते, या दिल्ली से बाहर से बिलोंग करते हैं, जैसे आप हैदराबाद से आए हैं, कर्नाटका से आए हैं, या जम्मू कश्मीर से आए हैं, तो उस केस में क्या है देखिए, उस केस में है दोस्तों, अदर स्टेट रेजिडेंट्स के लिए सबसे पहले तो गुड सिविल स्कोर होना चाहिए। आपका सिविल स्कोर बड़ा मैटर करता है, आपके फाइनेंस होगा या नहीं होगा। सिविल स्कोर और गुड सैलरी होनी चाहिए। अगर आपकी 1.5-2 लाख रुपए सैलरी है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। इफ नॉट, अगर आपका सिविल स्कोर खराब है या फिर गुड सैलरी नहीं है या प्रोफाइल में डिफॉल्ट है, तो सी पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 2 कहता है गारंटर रिक्वायर्ड विद गुड प्रोफाइल। प्रोफाइल का मतलब है बैंकिंग और सिविल। मतलब कि दोस्तों, अगर आपका प्रोफाइल अच्छा नहीं है
और आप दिल्ली से बाहर के रेजिडेंट हैं, तो उस केस में आपको एक गारंटर देना पड़ेगा दिल्ली का या फिर अपनी जगह का जहाँ पे वो डॉक्यूमेंट डाले जा रहे हैं, और उस गारंटर की प्रोफाइल गुड होनी चाहिए, मतलब उसकी बैंकिंग और सिविल साफ होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। यहां तक बात थी कि भाई आपकी डॉक्यूमेंट्स क्या है। अब बात करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी की, कि किस स्थिति में आपको लोन मिलेगा और किस स्थिति में नहीं मिलेगा। एक एक चीज बड़े ध्यान से सुनना। ईएमआई शुड बी लेस देन 30% ऑफ योर सैलरी। हम एग्जांपल लेते हैं, कोई हमारा दोस्त है जिसका नाम है राहुल। राहुल की सैलरी आती है 60,000 रुपीज पर मंथ। अब उसने पहले ही बहुत सारे लोन ले लिए, मान लो उसके 30,000 तो पहले ही ईएमआई में कट गया, तो उसकी डिस्पोजेबल इनकम क्या हुई 30,000। तो इस केस में उसका लोन रिजेक्ट हो जाएगा, उसे लोन नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए उसकी 60,000 सैलरी है और 30% 18,000 रुपीज उसके ईएमआई में कट रहे हैं, तो इस केस में उसका लोन हो जाएगा। तो आपकी जो ईएमआई है वो कभी भी 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट पे आते हैं, रेंटेड रेजिडेंट केस। अब मान लीजिए आप रेंट पे रहते हैं, ठीक है, तो इस केस में आपको क्या देना है, आधार और रेंट एग्रीमेंट। जो आप रेंट एग्रीमेंट देंगे उसमें जो एड्रेस है वही एड्रेस आपके आधार पे भी होना चाहिए, शुड बी द सेम। तो आपने समझा कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी कैसे डिसाइड होगी। ठीक है दोस्तों, इसी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जिसमें मैं बाद में आऊंगा कि कितनी सैलरी पे कितना लोन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, मेरे जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आपको और क्या प्रश्न है, तो मैं आप सबके लिए एक ईएमआई कैलकुलेटर लाऊंगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर मैं 6 लाख की गाड़ी 4 साल के लिए लेता हूं तो मेरी ईएमआई कितनी बनेगी, मैं 2 लाख की गाड़ी अगर 2 साल के लिए लेता हूं तो ईएमआई कितनी बनेगी। टेंशन मत लो, सबको आंसर मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कितना लोन चाहिए और कितने साल के लिए चाहिए, और आप कौन सी गाड़ी ढूंढ रहे हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो पे 1000 से ज्यादा कमेंट्स और 5000 से ज्यादा लाइक आए तो मैं आपके लिए लाइव सेशन में आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो चलिए अब चलते हैं हम बिजनेसमैन कैटेगरी पे। अब अगर मेरा कोई भाई बिजनेसमैन है, वो डिपार्टमेंटल स्टोर चलाता है या कॉर्पोरेट चलाता है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं, तो उसको क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं आप देखिए। सबसे पहले एज ए इंडिविजुअल उनको अपना आधार कार्ड देना है, दूसरे नंबर पे उनको अपना पैन कार्ड देना है। इस केस में आईटीआर आपकी बड़ी नेसेसरी हो जाती है, क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं, आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते होंगे, आपको आईटीआर देनी है और वो भी कॉम्प्यूटेशनल। जो लोग बिजनेसमैन हैं और सीए से अपनी आईटीआर भरवाते हैं वो इस वर्ड का मतलब अच्छे से समझते हैं। कॉम्प्यूटेशनल आईटीआर फॉर 2 इयर्स, आप इस साल के फाइनेंशियल ईयर की और पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर की, या जो लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स की आपने आईटीआर भरी है वो आप दे सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपके पास आईटीआर नहीं है, मेरा कोई भाई कहता है मैं तो जी दुकान चलाता हूं और मैं आईटीआर नहीं भरता, अब उस केस में क्या होगा आप देखिए। इफ नॉट, सी पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 2 इसमें क्या कहता है, मैक्सिमम लोन ऑफ 5 lakhs एंड इंक्रीज्ड आरओआई। मतलब आप एक बिजनेसमैन है लेकिन आप आईटीआर नहीं भरते, लोन तो आपका तब भी हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम लोन होगा 5 लाख रुपए तक की गाड़ी का। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और इस केस में आपका जो आरओआई है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी आपको ज्यादा देना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर आपकी अच्छी आईटीआर है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है 12%, 13%, 14%। लेकिन अगर आपके पास आईटीआर नहीं है तो सीधा आपका स्लैब चला जाएगा 16, 17, 18 में। आप समझ रहे हैं दोस्तों आईटीआर कितनी जरूरी। अब इसके बाद हम आते हैं, अगर आईटीआर नहीं भी है तो क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उस केस में लगेगा आपका जीएसटी सर्टिफिकेट या फिर आपका उद्यम आधार। अगर आईटीआर दे दिया तो ये दोनों चीजें ऑप्शनल है, अगर आईटीआर नहीं है तो ये दोनों चीजें आपको देनी है, जीएसटी और उद्यम आधार। बेसिकली दोस्तों ये है आपके प्रूफ ऑफ बिजनेस, कि आपका कहाँ पे है, कहाँ पे आपकी शॉप है, आप किस तरह का बिजनेस करते हैं, फंक्शनैलिटी क्या है, उसके लिए दोनों डॉक्यूमेंट्स आते हैं। अब हम एक बात करते हैं एक्सेप्शंस की। बहुत बार ऐसा होता है, हमारे बिजनेसमैन दोस्त कहते हैं यार मेरा ना एक लोन डिफॉल्ट हो गया था, या मेरे चेक बाउंस हो गए थे। हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अब यहां पे देखो दोस्तों, एग्जेम्पशन क्या है, डीपीडी, पेमेंट्स ओनली ड्यूरिंग कोविड। अगर कोविड के दौरान जब हमारी पूरी इकोनॉमी डाउन स्थिति में थी, अगर उस समय आपके चेक बाउंस हुए हैं या फिर आपकी ईएमआई टाइम पे नहीं गई हैं, डेज पेंडिंग रहे हैं उसमें, तो उसके लिए आपको एग्जेम्पशन मिल सकती है। लेकिन अगर कोविड के बाद या कोविड से पहले आपके साथ ऐसा हुआ है तो उसमें एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट चीज क्या है, पेमेंट्स ड्यू। अगर मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड पे या आपकी बैंकिंग में कोई पेमेंट ड्यू आ रही है जो आपने भरनी है, अगर वो 5,000 रुपए तक है तब तो आपका केस रेफर किया जाएगा, आपका लोन हो सकता है। लेकिन 5,000 से ज्यादा है तो पहले आपको इस पेमेंट ड्यू के केस को बंद करवाना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों बिजनेसमैन के लिए। अब आइए हम देखते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स में क्या है। सैलरी स्लिप हमने कवर कर लिया, सैलरी एनईएफटी से आनी चाहिए, हमने कवर कर लिया।
गारंटर किस केस में रिक्वायर्ड होता है ये भी हमने देख लिया। गुड प्रोफाइल बैंकिंग और सिविल को कहते हैं। अब आते हैं इफ हस्बैंड वांट्स टू बाय ऑन वाइफ्स नेम। कई बार क्या होता है किसी हस्बैंड का सिविल स्कोर खराब है तो वो कहता है कोई नहीं मैं फैमिली में किसी और के नाम पे ले लूंगा। मान लीजिए वो वाइफ के नाम पे लोन अप्लाई कर देता है। तो ये कैच है दोस्तों, समझना जरूर। इफ हस्बैंड बाइज ऑन वाइफ्स नेम, हस्बैंड सिविल विल ऑल्सो बी चेक्ड। आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपके सिविल में डिफॉल्ट है या वो बहुत डाउन है, 450 500 है, और आप कह रहे हैं कि मैं अपनी वाइफ के नाम पे ले लूंगा, तो बैंक मूर्ख नहीं है। बैंक उस केस में हस्बैंड का भी सिविल चेक करेगा और उसकी भी बैंकिंग चेक करेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे आते हैं गुड सिविल। बहुत बार मेरे दोस्त पूछते हैं कि गौरव भाई गुड सिविल क्या होता है, अच्छा सिविल स्कोर हम किसको कहते हैं। तो दोस्तों एक एवरेज सिविल स्कोर होता है 675 675 से लेके 700 के बीच, और एक अच्छा स्कोर माना जाता है 700 एंड अबव। अगर आपका 700 है, 720 है, 750 है, तो आपका बहुत इजीली लोन हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं मैक्सिमम लोन 5 लाख। ये इंक्रीज आरओआई मैंने आपको बता दिया। अगर आप आईटीआर नहीं भरते तो ये पॉइंट है। अब देखो ईएमआई मोर देन 50% लोन विल बी रिजेक्टेड। ये पॉइंट मैंने आपको समझाया है। अगर आपकी सैलरी है बहुत ही बढ़िया, लेकिन 50% से ज्यादा सैलरी आपकी ऑलरेडी ईएमआई में जाती है। मान लो आपकी 60,000 सैलरी है और 35,000 आपकी ईएमआई कट रही है, तो दोस्तों उस केस में आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। और सही भी है, अगर आप सारा पैसा ईएमआई में ही दे देंगे तो अपने परिवार को कैसे चलाएंगे। बैंक इस चीज को भी देखता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि आपकी ईएमआई 30% ऑफ द सैलरी से कम ही रहे, ताकि इजिली आपका लोन हो जाए। नेक्स्ट पे आते हैं वैल्यूएशन। अब मैं आपके आगे ना एक बहुत ही बड़ा सच बताने वाला हूं। हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे से नाराज भी हो जाए ये सुन के। दोस्तों जब आप बात सुनते हो ना 100% कार लोन हो गया या फिर जीरो डाउन पेमेंट पे कार मिल गई, तो इस पॉइंट को ध्यान से देखना। 90% वैल्यूएशन विल बी फाइनेंस्ड बाय एनी बैंक और एनबीएफसी। अगर एक गाड़ी 3 लाख रुपए की है तो कोई भी बैंक या एनबीएफसी 2,70,000 से ज्यादा का फाइनेंस नहीं करेगा। जीरो डाउन पेमेंट एक तरह का गिमिक होता है, एक तरह का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। उस केस में डीलर्स और कस्टमर्स क्या करते हैं, बैंक को बताते हैं कि हमने गाड़ी 3 लाख की नहीं 3.5 लाख की ली है। 3.5 लाख के हिसाब से जब बैंक कैलकुलेट करता है तो आराम से 3 लाख का उसका 90% 80% बन जाता है। तो वो आपको उतने पैसे दे देता है। लेकिन बैंक आपको कभी भी ऑनेस्टली अगर आप डील कर रहे हैं तो सिर्फ 90% वैल्यूएशन पे ही फाइनेंस करता है। इस चीज को माइंड में डाल लो। और दोस्तों अगर आप भी गाड़ी लेने जा रहे हो ना, हमेशा 10 से 15% आप कैश दे दो। कैश दे दो या फिर आप डाउन पेमेंट दे दो, क्योंकि लोन जितना कम अपने सर के ऊपर लोगे, उतारना तो आपने ही है। इंटरेस्ट तो आप ही दोगे ना। आजकल क्या होता है कि भाई 3 लाख की गाड़ी है, कोई टेंशन नहीं है, मैं 50,000 आपको जेब से दे दूंगा। अरे भाई कौन दे रहा है आपको जेब से। वो 50,000 बल्कि आपको 50,000 से ज्यादा महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि अब आपने 3 लाख पे नहीं 3.5 लाख पे लोन लिया है। तो जो 15% 14% आप इंटरेस्ट दे रहे हो, वो इंटरेस्ट आप उस 50,000 पे भी दे रहे हो जो डीलर ने कहा था कि मैं अपनी जेब से दूंगा। इसलिए फंसना मत। लोन उतना ही लेना जितने की जरूरत हो। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखते हैं कितनी सैलरी में कितने तक का आपका लोन इजिली हो सकता है या फिर आपको लेना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों अगर आपकी सैलरी 25,000 से 30,000 रुपए पर मंथ है तो आपको 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक की गाड़ी ले लेनी चाहिए, और बैंक इजिली आपका लोन भी कर देगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अगर आपकी सैलरी 50-60 हजार है तो आपको 5 लाख से लेके 7.5 लाख तक की गाड़ी ले लेनी चाहिए। मतलब दोस्तों अगर हम 2.5 लाख से 5 लाख की बात करें तो इसमें एस्प्रेसो स्विफ्ट इस तरह की गाड़ियां आ जाती हैं 18 19 20 मॉडल में। अगर हम बात करें 50 से 60 हजार सैलरी है तो आप 5 लाख से 7.5 लाख तक की गाड़ी ले सकते हो। मतलब कि आप ले सकते हो एक क्रेटा ले सकते हो, आप होंडा सिटी ले सकते हो। ये गाड़ियां आपके लिए सही रहेंगी। अगर हम बात करें 70,000 से लाख रुपए है या फिर 1.5-2 लाख रुपए की आपकी सैलरी है, एक अच्छी सैलरी है, तो उस केस में आप 7.5 लाख से लेके 10 लाख तक की गाड़ी ले सकते हो। इस रेंज में आपके पास आ जाती है सेल्टॉस आ जाएगी, नई वाली स्लैबी आ जाएगी, या फिर कोई भी एक मिड सेगमेंट की लग्जरी कार आप ले सकते हो। दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरओआई, जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। आरओआई कि अगर मैंने 1 लाख रुपए लिया तो मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा आप उनसे पूछें रेड्यूसिंग कितना है। रेड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों स्टार्ट होता है 12.5% से और अमूमन तौर पे जाता है 17.5%। लेकिन अगर बहुत ही बेकार डिफॉल्ट्स हैं आपके लोन में, आपकी प्रोफाइल बहुत ही बेकार है, तो वो कई बार 21-22% तक भी चला जाता है। लेकिन मेनली गुड प्रोफाइल या एवरेज प्रोफाइल के साथ 12.5% से 17.5% तक का इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि मान लो आप में से किसी भाई ने 2.5 लाख रुपए की गाड़ी फाइनेंस करवाई, या फिर आपने सोचा मैं 5 लाख की गाड़ी ले लेता हूं, 2.5 लाख रुपए मैं पहले दे दूंगा, अब पेमेंट कर दूंगा,
और बाद में 2.5 लाख में उसमें लोन करवा लूंगा। तो आप समझिए, अगर आप ये लोन 2.5 लाख रुपए का 4 साल के लिए करवाते हैं तो आपकी मंथली ईएमआई बनेगी 6,750 रुपए। 2.5 लाख का लोन 4 साल के लिए, याद रखना दोस्तों, इसी रेशियो में ये चेंज होगा। अब मान लीजिए आपने कहा नहीं भाई मुझे तो पूरी गाड़ी फाइनेंस पे चाहिए, आप ले रहे हैं 5 लाख रुपए की वरना, आपने कहा मैं ले रहा हूं 5 लाख रुपए की होंडा सिटी और मैं चाहता हूं मेरी गाड़ी फाइनेंस हो जाए 48 मंथ्स या फिर 4 इयर्स के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट रहे 13% लगा लेते हैं हम। तो उस केस में 5 लाख की गाड़ी 4 साल के लिए अगर आप लेते हैं तो आपकी ईएमआई पड़ेगी 13,500 रुपए। आप समझना दोस्तों, इसमें लोन सुरक्षा वगैरह सब एडिड होगा, लेकिन 13,500 रुपए पर मंथ आप दोगे उसमें। ठीक है। दूसरी चीज, जब आप इसका टोटल सम अप करोगे तो आपकी गाड़ी लगभग लगभग 6,85,000 के करीब पड़ेगी। मतलब 5 लाख रुपए की गाड़ी आपको 1,85,000 रुपीज, 1,85,000 महंगी पड़ेगी। लेकिन उस केस में फायदा ये है कि आप पेमेंट भी जो 4 साल में कर रहे हो ना, 13,000 रुपए महीने के देने और आपकी एक चीज बन गई। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट था आरओआई का। अब इसके बाद फिर से हम आते हैं, मेरे कौन कौन से भाई कौन कौन सी गाड़ी लेना चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप चाहते हो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेना, तो दोस्तों मैं नंबर दे रहा हूं आपको अपनी टीम का, आप कॉल कर सकते हैं। आप गाड़ी चाहे कहीं से भी लें, लेकिन अगर आप एक अच्छी गाड़ी मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेना चाहते हैं तो अभी कॉल करो, मैं आपका लोन खुद अप्रूव करवाऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में हमें बता दो कौन सी गाड़ी है, कितना लोन चाहिए, आपकी सैलरी कितनी है और कितनी ड्यूरेशन के लिए चाहिए, आपका लोन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ लेता हूं आपसे इजाजत। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई, मुझे ना अपना फीडबैक जरूर देना, आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और अगर आप सच में कमेंट करते हैं और मेरे इस वीडियो को 5,000 से ज्यादा लाइक्स मिल जाते हैं और 5,000 से ज्यादा भाई कमेंट कर देते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, अगली बार ऐसी वीडियो लेके आऊंगा ना, पैरों तले जमीन निकल जाएगी। मैं आपको बताऊंगा, चाहे आप किसी भी डीलर से गाड़ी लो, आप मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कैसे ले सकते हो, मिनिमम ईएमआई कैसे भर सकते हो। अगर आपका रेट 15% 17% बैठ रहा है, मैं उसको 12% करवा दूंगा। लेकिन बदले में आपसे क्या चाहता हूं, एक अच्छा सा फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दो, इस वीडियो को लाइक कर दो। जाते जाते एक चीज और, अगर आप चाहते हो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं इंटरेस्ट रेट कम करने पे और फ्लैट और रिड्यूसिंग इंटरेस्ट के डिफरेंस पे, तो दोस्तों जो आपसे कहा है जरूर करना, एक कमेंट और एक लाइक। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।